हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए, अब हम लोग आगे न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक ना? अगला यूनिट है। उसी चैप्टर का नाम जो है कोई कोई बुक में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी रहता है। इसी में हम लोग फोटोन थियरी ऑफ लाइट को पढ़ते हैं, आइंस्टाइन्स का जो है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ते हैं और हम लोग डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। बड़ा चैप्टर नहीं है, अब जो भी चैप्टर मिलेगा वो थोड़ा कम टाइम का मिलेगा। फिर भी हम लोग तो कोशिश करते हैं कि पूरा थियोरेटिकल कंटेंट को पढ़ें, फिर उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है हर टाइप के न्यूमेरिकल को बनाएं। देखिए, अब जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें एक तो हम लोग ये स्टार्ट कर ही रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, एटम एंड न्यूक्लियाई है और उसके अलावा सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें हम लोग जंक्शन, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट ये सब जो है ना पढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर या कहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, लाइट जो है ना उसका सेवरल प्रॉपर्टीज है जो वेव से रिलेटेड है, जैसे इसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, स्कैटरिंग ये सब होता है जो वेव प्रॉपर्टीज। और सेवरल अदर प्रॉपर्टीज है जो पार्टिकल से रिलेटेड है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बॉल जाके दीवार से टकराया तो उस पर फोर्स एक्सर्ट किया, तो लाइट भी दीवार से कोलाइड करता है तो वहां भी वो फोर्स एक्सर्ट करता है। यानी लाइट भी जो है ना हम लोग बोलते हैं बहुत सा पार्टिकल से बना हुआ है और उस पार्टिकल का नाम देते हैं फोटोन। पार्टिकल ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। मतलब समझ लो, फोटोन कोई पूछे क्या है तो बोलेंगे कि जस्ट लाइक ए पैकेट ऑफ एनर्जी व्हिच ट्रेवल्स विथ लाइट। यानी लाइट जब ट्रेवल करता है तो उसके साथ समझो एनर्जी का पैकेट ट्रेवल करता है और उस पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग या उस पार्टिकल को जो एनर्जी को कैरी करता है उसका नाम है फोटोन। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फोटोन थियरी ऑफ लाइट को कि फोटोन थियरी क्या है। देखो, लाइट जब तक जो है मोशन में है फोटोन तभी तक एग्जिस्ट करता है। जैसे लाइट जाकर के दीवार से कोलाइड किया और सपोज करो पूरा का पूरा लाइट एब्जॉर्ब हो गया, तो लाइट में जो फोटोन का एनर्जी है दीवार से कोलाइड करने के बाद फोटोन का जो एनर्जी है वो किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि कोई कहेगा कि ठीक है लाइट मतलब फोटोन पार्टिकल आके दीवार से टकराया और सब फोटोन अब चिपका हुआ है दीवार में जमा हो गया है। या मान लो कि इस क्लासरूम में बाहर से जो है ना लाइट आ रहा है, कोई कहेगा खिड़की से कुछ देर आने दीजिए फोटोन को और फिर खिड़की बंद करके गिनती करेंगे कि कितना फोटोन आया। तो नहीं, फोटोन का एग्जिस्टेंस ऐसा नहीं है। फोटोन जब भी रहता है ना तो फॉर्म ऑफ एनर्जी में रहता है, भले वो दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ऐसा समझो, लाइट आया किसी मिरर से टकराया, कुछ एनर्जी मिरर एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया। तो रिफ्लेक्ट कर दिया तो मेरा जो इंसिडेंट फोटोन था वो एक दूसरे फोटोन में कन्वर्ट होकर के चला गया और कुछ जो फोटोन का एनर्जी था वो हीट एनर्जी में या एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मतलब जो एब्जॉर्ब हुआ वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कहेगा कि हम फोटोन को पकड़ के रखे हुए हैं और उसको जो है ना तराजू पे तौल करके देखेंगे कितना वजन है। नहीं, फोटोन रेस्ट में नहीं होता है। जब तक मोशन है लाइट में तब तक फोटोन का एग्जिस्टेंस है। वो जैसे ही टकराया तो या तो वो न्यू फोटोन में कन्वर्ट होगा यानी रिफ्लेक्ट होगा, या वहां से रेडिएशन होगा तो न्यू फोटोन में कन्वर्ट होगा, और नहीं तो वो अपने एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, ये ड्यूअल नेचर क्यों है। ड्यूअल बिहेवियर मतलब डबल तरह का बिहेवियर है। लाइट जो है पार्टिकल नेचर को भी शो कर देता है और वेव नेचर को भी शो कर देता है। वेव नेचर तो ऑलरेडी आप वेव ऑप्टिक्स में पढ़े हुए हैं कि लाइट जो है रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, पोलराइजेशन ये सब करता ही है, तो वो उसका वेव नेचर है। और पार्टिकल नेचर से रिलेटेड अब हम लोग कंसेप्ट को सीखेंगे।
तो सबसे पहले जो है ना, इसमें हम लोग जानेंगे फोटोन थियरी ऑफ लाइट को। ठीक है, फोटोन थियरी ऑफ लाइट, सारा डिफिनीशन भी लिख देंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, और साथ में जो है नोट्स भी जो है कंप्लीट प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होना। फोटोन थियरी ऑफ लाइट में आप जानेंगे कि फोटोन जो है ना, लाइट के साथ, लाइट का जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, यानी फोटोन ट्रेवल्स इन वैक्यूम विथ वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली, क्या बोलते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो लाइट का वेलोसिटी है, जिसको हम लोग अक्सर c से डिनोट करते हैं। चलिए सेकेंड जानेंगे, ईच फोटोन हैज definite energy and definite linear momentum. देखो इस फोटोन का जो एनर्जी है ना, इसको हम लोग h न्यू बोलते हैं। h को प्लैंक्स कांस्टेंट, केमिस्ट्री में बहुत बार यूज में लाए होंगे, मैंने समझो एक कांस्टेंट है, और न्यू क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हो गया। जैसे लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड साइनोसाइडली वेरी करता है, तो 1 सेकंड में जितना जो है वेरिएशन होता है, ओसिलेशन होता है, उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी प्रत्येक फोटोन के पास इतना एनर्जी होता है, और जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं V = न्यू लैम्डा, तो C = न्यू लैम्डा, तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यू को लिख देंगे c/λ, यानी प्रत्येक फोटोन के पास एनर्जी कितना होता है, hc/λ, जहां c लाइट का वेलोसिटी है वैक्यूम, और लैम्डा क्या हो गया, वेवलेंथ। न्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा जो है ना वो हो गया वेवलेंथ। चलिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट। रही बात मोमेंटम का, ये तो एनर्जी का हुआ, मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं। देखिए मोमेंटम जो है प्रत्येक फोटोन का h/λ होता है। ठीक है, देखो अब माइंड में आएगा कि हम लोग तो सर पढ़े थे मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो फोटोन का कुछ मास तो होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब थोड़ा समझिएगा, थोड़ा, यही तो डिफरेंट नेचर है उसका। मतलब कि फोटोन जो है उसमें मोमेंटम है लेकिन मास नहीं है। h/λ या h/λ को ही चाहो तो E/c लिख सकते हैं। देखो यानी कि फोटोन जो है एक ऐसा, समझो कि इमेजिनेशन है जो मासलेस है, यानी फोटोन को हम रेस्ट में रख करके उसका वजन नहीं कर सकते, लेकिन उसमें मोमेंटम है। अब मोमेंटम क्या चीज पर डिपेंड कर रहा है, तो मोमेंटम डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ पर, मोमेंटम डिपेंड कर रहा है उसके एनर्जी पर, है ना। देखो तो कहोगे कि अच्छा मोमेंटम हम ऐसे नहीं लिख सकते, m × c, मास m और वेलोसिटी c। तो याद करो मास जो होता है ना, कोई भी अगर पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल अगर लाइट के वेलोसिटी से चलने लगे तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहता है कि उसका मास जो है ना इन्फिनिटी हो जाएगा। यही फॉर्मूला होता है। अगर v c के इक्वल हो जाए तो 1 - 1 0, तब ये समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि अगर हम फोटोन में मास इमेजिन करने लगे क्लासिकल मैकेनिक्स के तरह, न्यूटनियन मैकेनिक्स के तरह, तब जो है हम बोल ही नहीं सकते हैं कि लाइट के वेलोसिटी से कोई मटेरियल पार्टिकल चलेगा और उसका मास एक गिवन मास रहेगा इन्फिनिटी होने के बजाय। इसलिए लाइट पार्टिकल यानी फोटोन जो है
उसका रेस्ट मास 0 होता है। अगले प्रॉपर्टी में लिख दे रहे हैं रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। मतलब कि आप जो है फोटोन रुका हुआ नहीं पा सकते, वो जब रहेगा तो एनर्जी कहीं फॉर्म में रहेगा, ठीक ना, एनर्जी कहीं फॉर्म में रहेगा और उसी फॉर्म में उसका मोमेंटम भी डिफाइंड रहेगा। E/c आप बोल सकते हैं या h/λ बोल सकते हैं। लेकिन कोई कहे कि क्या फोटोन के मोमेंटम m/c डिफाइंड है, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उसका रेस्ट मास जो है डिफाइंड नहीं है। और ऐसे भी जाने वो मटेरियल पार्टिकल नहीं है, वो ये डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल है। मतलब फोटोन का जो खोज है वो बहुत ही अलग तरह का है। हम लोग पहले जानते थे क्लासिकल मैकेनिक्स में कि कोई भी पार्टिकल होगा तो उस बिना मास का कोई पार्टिकल का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है। लेकिन बाद में हम लोग समझे क्वांटम फिजिक्स के द्वारा कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि बिना मास के भी पार्टिकल हो और उसी पार्टिकल को हम लोग यहाँ क्या बोले, वो फोटोन बोले। वो जस्ट लाइक एनर्जी का पैकेट है जो लाइट के साथ ट्रेवल करता है और वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन आप ये सोचिएगा एनर्जी को पकड़ के रख ले, तो नहीं, ऐसा संभव नहीं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये सब कलेक्ट कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं, जमा कर सकते हैं, उसका वेट कर सकते हैं। लेकिन फोटोन ऐसा पार्टिकल है जो आप उसको कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप वो आपके बॉडी से कोलाइड किया और कोलाइड करने के बाद फोटोन अगर गायब हो गया तो समझिए वो किसी और टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक ना। उसके बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए फोर्थ, जैसे कोई बल्ब है और बहुत ज़्यादा लाइट कर रहा है, कोई बल्ब कम लाइट कर रहा है, और देख रहे हैं दोनों का वेवलेंथ सेम है लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग है। तो एक बात जानना, कोई बल्ब ज़्यादा लाइट कर रहा है और कोई कम लाइट कर रहा है, तो जो कम कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें फोटोन का एनर्जी कम है। दोनों में फोटोन का एनर्जी बराबर है, क्योंकि दोनों अगर इक्वल सेम वेवलेंथ के लाइट को निकाल रहा है तो फोटोन का एनर्जी तो hc/λ, लैम्डा तो दोनों के लिए सेम है। तो फिर कोई कहेगा तो इसका ब्राइटनेस ज़्यादा इसका कम है, तो बोलेंगे इसका ब्राइटनेस ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इससे जो नंबर ऑफ फोटोन निकल रहा है ना, उसका संख्या ज़्यादा है। यानी बोलेंगे क्या, इफ द इंटेंसिटी ऑफ light source of given wavelength is increased, it means number of emitted photons ठीक ना, नंबर ऑफ इमिटेड फोटोन्स इन ए गिवन टाइम, ठीक ना, इन ए गिवन टाइम पीरियड इंक्रीजेज, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटेंसिटी को इंक्रीज किया गया है, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स जो उससे इमिट हो रहा है ना, उसका संख्या बढ़ गया है। इंटेंसिटी केवल एनर्जी से रिलेटेड नहीं, इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन्स से भी रिलेटेड है। ज़्यादा अगर किसी बल्ब से नंबर ऑफ फोटोन्स निकल रहा है गिवन टाइम में, तो उसका इंटेंसिटी ज़्यादा है ना। हालांकि लिखा हुआ है कि गिवन वेवलेंथ, मतलब अगर सेम वेवलेंथ का दो लाइट सोर्स है, किसी का इंटेंसिटी ज़्यादा है किसी का कम है, तो बोलेंगे फोटोन का एनर्जी तो दोनों का सेम है, लेकिन एक से नंबर ऑफ फोटोन जो ओरिजिनेट हो रहा है वो ज़्यादा है। अब चलिए और भी प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो ये जानिएगा कि फोटोन पार्टिकल जब किसी मटेरियल पार्टिकल से टकराता है तो फोर्स एग्जर्ट करता है, और जो कॉलिजन करता है ना, वहाँ पे हम लोग मोमेंटम और एनर्जी को कंजर्व मान करके चलते हैं। तो पहले तो आप इसको लिख सकते हैं, और ऐसे आप एक बात याद रखें, नहीं भी जब आप लिखेंगे तो इसके लिए मैं नोट्स को अपलोड करा दूंगा, जिसको देख करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। लिखें। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। जैसा कि बतलाए कि फोटोन जो है मटेरियल पार्टिकल से कोलाइड कर सकता है। फोटोन में कोलाइड
द मटेरियल पार्टिकल ठीक है, एनर्जी एंड मोमेंटम remain conserved during the collision। ठीक ना, हम लोग ये मान करके चलेंगे कि फोटोन जब कोलाइड किया, मान लो किसी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया, तो मोमेंटम एनर्जी ये जो है वो कंजर्व है, मतलब कोलिजन के पहले जो सिस्टम का एनर्जी मोमेंटम था कोलिजन के बाद भी वही है। ठीक है, अब जैसे देखें, एक कॉमन मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट का कि अगर लाइट जो है एक गिवन वेवलेंथ का जा रहा है तो क्या उसमें एक ही फोटोन है? नहीं, इनफाइनाइट बहुत सारा फोटोन है। जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन कह दे ये सोर्स ऑफ 500 वाट इमिट्स light of wavelength 500 nanometer, find number of photons emitted per second। थोड़ा पहले सोचिए, सोर्स क्या है? 500 वाट का, वाट मतलब जूल पर सेकेंड, यानी कोई सोर्स है जिससे एनर्जी निकल रहा। कितना एनर्जी निकल रहा है? 500 जूल पर सेकेंड। हर एक सेकंड में इतना एनर्जी निकल रहा है, और एनर्जी किसके फॉर्म में निकल रहा है? फोटोन के फॉर्म में निकल रहा है। मतलब समझो फोटोन निकल रहा है, एनर्जी निकल रहा है, यानी फोटोन निकल रहा है, चारों तरफ फोटोन निकल रहा है। तो कह रहा है कि एक सेकंड में कितना फोटोन निकल रहा है ये बतलाओ। तो बोलेंगे कि एक फोटोन के पास कितना एनर्जी होता है ये देख लो। मान लो 1 मिनट के लिए एक फोटोन के पास एनर्जी मान लो 2 जूल है, सपोज करो, और 1 सेकंड में 500 जूल अगर निकल रहा है तो कितना फोटोन रहा होगा? तो 500 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, यानी 250 फोटोन निकला होगा। तो पहले क्या करो, एनर्जी ऑफ फोटोन देखो, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, तो बोलेंगे Hc बाई लैम्डा। तो बोलेंगे ठीक है, ये एक फोटोन का एनर्जी है, और कितना फोटोन मिलेगा कि कितना एनर्जी हो जाए? 500 जूल। तो बोलेंगे कि नंबर ऑफ इमिटेड फोटोन्स पर सेकेंड। तो क्या करेंगे बोलो, जो पावर दिया हुआ है, ठीक ना, जो पावर दिया हुआ है उसको तो W से डिनोट करते हैं, या ऐसा करते हैं डायरेक्ट 500 लिख दे रहे हैं। 500 जूल पर सेकेंड निकल रहा है एनर्जी, तो कितना फोटोन निकल रहा होगा? तो Hc बाई लैम्डा से डिवाइड करते हैं, है ना, Hc बाई लैम्डा से डिवाइड करते हैं। ठीक, बस हो गया, और क्या, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग थोड़े लगाना। एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसका वैल्यू पुट कर देना है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और लैम्डा के जगह 500 नैनोमीटर यानी 500 इंटू 10⁻⁹ लिख देना, और उसमें कुछ करना नहीं। तो 1 सेकंड में इतना फोटोन निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जो बल्ब है जिससे लाइट निकल रहा है उसका टोटल फोटोन का संख्या इतना है, नहीं, हर 1 सेकंड में इतना फोटोन निकल रहा है। कोई पूछेगा 1 घंटा में कितना निकल रहा है, तो 1 सेकंड में इतना, तो इसी में 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 3600, तो 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 घंटा में कितना फोटोन निकलेगा पता चल जाएगा, है ना। तो ठीक है, वैसे तो अभी न्यूमेरिकल नहीं सिखा रहे, अभी बेसिक थियरी में ही एक एग्जाम्पल ले लिए हैं, सबका कैलकुलेशन भी फटाफट कैसे करेंगे ये सब भी बतलाएंगे। तो चलिए पहले तो इसको लिख लें। आइए अब हम लोग सीखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है और आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है। देखिए ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक ना, थियोरेटिकल क्वेश्चन में भी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सब में पूछा जाता है। ऐसे जानेंगे कि आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज जो है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के लिए ही दिया गया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है?
सपोज कीजिए ये मेटल सरफेस है और जब आप इस पर लाइट इंसिडेंट कराते हैं स्मॉल वेवलेंथ का, देखो वेवलेंथ जब कम रहेगा ना तो फोटोन का एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि hc/λ होता है, जितना ही कम वेवलेंथ का लाइट होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जेटिक लाइट होगा। तो जब मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होता है स्मॉल वेवलेंथ का, तो ऐसा देखा जाता है कि मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगा। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं और इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिफिनीशन पूछा तो बोलेंगे कि व्हेन लाइट ऑफ sufficiently a small wavelength is incident on the metal surface, then electrons are emitted from it। ठीक ना, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, बोलेंगे these electrons are called photoelectrons and this phenomenon is called फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक ना, इस फेनोमेनन का नाम क्या देंगे? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रॉन बोले ना, एक्चुअली फोटोन आके कोलाइड किया, उसके एनर्जी के वजह से ये इलेक्ट्रॉन इमिट किया, इसीलिए नाम इसका क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन। यही हम लोग जब थर्मियोनिक इमिशन पढ़ते हैं, वो अभी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, जैसे मेटल वगैरह को गर्म करते हैं ना तो उससे भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसको थर्मो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक ना, क्योंकि वो थर्मल एनर्जी के वजह से निकलता है और इसका नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिफिनीशन हुआ, लेकिन अब हम लोगों को ये समझना है कि आखिर इससे इलेक्ट्रॉन कब निकलता है, क्यों निकलता है, उसका रीजन क्या है, या इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, उसके जो है ना माइक्रोस्कोपिक व्यू को देखते हैं। तो पहले आप इसको लिख लें। हाँ जी, अब हम लोग इसके इंटरनल मैकेनिज्म को देखते हैं। देखो जैसे मेटल सरफेस, इस पर लाइट इंसिडेंट हो, ठीक है, लाइट जो इंसिडेंट हुआ उसका वेवलेंथ लैम्डा है, तो जो फोटोन इस पर इंसिडेंट होगा उसका एनर्जी होगा hc/λ। अब देखो जी, एक बात तो जानते हो कि मेटल में लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन है ऐसा फ्री नहीं होता है कि मेटल से निकल के बाहर आ गया, एयर में तैर के फिर मेटल में चला गया, ऐसा फ्री नहीं होता है। वो मेटल के अंदर मूवमेंट के लिए फ्री होता है, लेकिन मेटल के साथ अटैच होता है। मेटल से उसको अगर अलग करना है तो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी का जरूरत पड़ता है। हर अलग अलग तरह के मेटल के लिए अलग अलग एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। अब सपोज करो कि यह ऐसा मेटल है जिसके इलेक्ट्रॉन को अगर मेटल से डिटैच करना है, मेटेलिक बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है, तो सपोज करो जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का। देखो एक टर्म आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो सपोज करो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का जरूरत है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो जो कम से कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है ना इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए, उसी को हम लोग नाम देते हैं वर्क फंक्शन। ठीक ना, वर्क फंक्शन।
वर्क फंक्शन ऑफ मेटल क्या है, तो हम लोग बोलते हैं द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड to emit an electron from the metal surface with negligible speed, या ये टर्म नहीं भी यूज कर सकते हैं, आपका मर्जी है, विथ नेग्लिजिबल, केवल आप ये बोल सकते हैं द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो एक बात तो आप समझ गए कि जब फोटोन इससे कोलाइड करेगा, मान लो एक फोटोन आया और एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया, सपोज करो एक फोटोन आके इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया, तो फोटोन का अगर एनर्जी, इसका जो वर्क फंक्शन है, ये मान लिए हैं, ये नहीं कि याद कर लेना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सपोज करो फोटोन का जो एनर्जी है अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तब क्या होगा? तब एक बात की गारंटी है, ये इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकलने वाला नहीं, ठीक ना? तब ये इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि मेटल से बाहर निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी जो चाहिए वो वर्क फंक्शन के इक्वल होना चाहिए, ठीक ना? इस फाइव से हम डिनोट किए हैं कि इसको वर्क फंक्शन को, ठीक है। यानी एक बात तो तय हो गया कि जितना ही कम वेवलेंथ का लाइट होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, जितने ज़्यादा एनर्जी का होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर निकलने का चांस बढ़ेगा, क्योंकि फोटोन का जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए, कम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलो एक बात तो समझ गया कि इलेक्ट्रॉन तब निकलेगा जब इंसिडेंट फोटोन जो मेटल पे स्ट्राइक कर रहा है, फोटोन का एनर्जी मेटल का जो वर्क फंक्शन है उससे ज़्यादा। अब सपोज करो 1 मिनट के लिए फोटोन का एनर्जी है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेटल का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फोटोन आके इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया, मान लो एक सिंगल कोलिजन का बात करें, एक पर्टिकुलर फोटोन आके इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया। अब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को गेन करने के बाद बाहर निकला और ये एनर्जी को कहीं लॉस नहीं किया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से, एटम से टकराया नहीं, सीधे मेटल सरफेस पर था, मिला एनर्जी लेकर के बाहर निकल गया। सपोज करो ऐसा हो, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुई, कम इकोनॉमिकली एनर्जी यूज हो रहा है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। तो सोचो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कितना एनर्जी का जरूरत पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बाहर निकालने में ही यूज हो गया, तो जो बच गया एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी देखो आइंस्टाइन इक्वेशन का सिंपल फंडा है, वो ये कहता है कि कोई अगर फोटोन जिसका एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो और वो अगर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया और इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा कोलिजन न करके सीधे मेटल से बाहर निकला, तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वो इक्वल होगा E-5। थोड़ा समझना, E हो गया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वर्क फंक्शन हो गया, मतलब E-5 जो एनर्जी बच गया, 5 तो यूज हो गया, तो जो बच गया वो किस में चला गया? काइनेटिक एनर्जी में। तो E = 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो कोई ये कहेगा ये मैक्सिमम काहे लिख दिए? बस अब यहीं पे सोचना। देखो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया इसको, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज कर लिया और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। लेकिन ऐसे सोचो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ये दिया, ऐसा होता इलेक्ट्रॉन किसी और से टकरा जाता,
फिर किसी और से टकराता और तब बाहर निकलता, तो कुछ एनर्जी तो कॉलिजन में लॉस कर चुका होता। तो सपोज करो जितना बार कॉलिजन कर रहा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो लूज कर रहा है, तो सपोज करो इसको मिला 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक बार टकराया तब बच गया 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर एक बार टकराया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बाहर निकलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च करके बाहर निकला, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना काइनेटिक एनर्जी होगा। यानी एक बात तो गारंटी हुआ ना कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होगा वो इतना ही होगा। वो कब होगा? तो ये स्पेशल केस में होगा। इलेक्ट्रॉन, फोटोन आके इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया, इलेक्ट्रॉन क्या किया कि कोई एनर्जी का इधर उधर लॉस नहीं किया और सीधे मेटल से बाहर निकल गया, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। और इसी इक्वेशन को देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन को Hc/λ 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और इसी इक्वेशन को दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, वैसे तो पूरा बना हुआ नोट्स दे देंगे जिससे कि आपको कैसे एग्जाम में लिखें। पहले तो आप इसके मैकेनिज्म को समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ बात और आप बता रहे हैं। अगर आपसे कोई कहे कि अच्छा इस फोटोन का एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, अब बतलाओ कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा कि नहीं? तो बोलेंगे नहीं। अब कोई कहा नहीं इसका एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बाहर इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं ये बतलाओ, ध्यान से सुनना। तो तुम कहोगे गारंटी बाहर निकलेगा। नहीं, नहीं भी निकल सकता है। कैसा? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन लिया, अंदर में ही कॉलिजन करते रह गया और सारा एनर्जी अंदर ही लूज कर दिया। तो ऐसा भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन बाहर ही ना निकले, है ना? ये भी हो सकता है कि नहीं? या ऐसा भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकले लेकिन जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ, निग्लिजिबल स्पीड के साथ। कैसे? मान लो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको मिला, कॉलिजन किया, फिर किया, करते करते इसके पास बच गया केवल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तो बाहर निकलने के लिए 2 चाहिए, तो बस बाहर निकल गया। यानी अगर तुमसे कोई पूछे ना कि फोटोन का एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकता है? तो बोलेंगे 0 भी हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है E-5। ये जहाँ की इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी और फाई जहाँ की। अब समझ गए होंगे कि मैक्सिमम क्यों लिखे। यानी इमिटेड फोटोन का जो इमिटेड जो इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन है, उसका काइनेटिक एनर्जी 0 से इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में होता है। तो आइंस्टाइन्स इक्वेशन कैसे आया इसको आप प्रॉपर्ली समझ गए होंगे। इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, C/λ को न्यू बोल देते हैं, तो H/ν = 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो कोई नया नहीं है, एक ही बात है ना। तो चलिए यहाँ तक तो हम लोग सीखे। पहले आप इसको लिख लें, ऐसे आपको बतलाए कि नोट्स भी जो है प्रोवाइड किया हुआ रहेगा कि कैसे हम प्रॉपर वे में लिखें इस क्वेश्चन को। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा। चलिए पहले नोट कर लें। आइए अब हम लोग सीखते हैं, एक टर्म इसमें है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड क्या होता है? कट ऑफ एक तरह से उसको बोलते हैं। जैसे आप किसी मेटल पे एक गिवन फ्रीक्वेंसी के लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं। अब जानिएगा फ्रीक्वेंसी जितना ही ज़्यादा होता है फोटोन का एनर्जी उतना ही ज़्यादा होता है। तो अगर मान लीजिए इस मेटल का वर्क फंक्शन फाई है और आप इस पर जो लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं उसमें फोटोन का जो एनर्जी है अगर फाई से कम रहेगा तब तो गारंटी है ना कि कोई इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलने वाला नहीं है। यानी कि इतना फ्रीक्वेंसी के लाइट इंसिडेंट कराओ जिससे फोटोन केवल बाहर निकल सके। यानी अगर H/ν का वैल्यू फाई के इक्वल हो जाए तो बाहर निकल सकता है केवल, काइनेटिक एनर्जी भले ना मिले लेकिन बाहर निकल सकता है। तो उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी बोलेंगे द मिनिमम फ्रीक्वेंसी
of incident light due to which an electron may come out from the metal surface ठीक ना, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं विथ नेग्लिजिबल स्पीड इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब कि जो इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी है वो एक तरह से वर्क फंक्शन के इक्वल है, एच न्यू जी। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी के लाइट इंसिडेंट आप कराएंगे तो ये गारंटी है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने वाला नहीं है। यानी कोई भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल बनाते समय अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहे ना तो समझ लेना मेटल का वर्क फंक्शन दिया हुआ। मेटल के वर्क फंक्शन को ही बताने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग यूज में लाते। अब देखो इसी में हम लोगों को बात करना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, इसको लैम्डा 0 से डिनोट करते। तो देखो जैसे फ्रीक्वेंसी इसका न्यू 0 है लाइट का, तो वेवलेंथ भी कुछ होगा ना, c बाई न्यू 0, c इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। तो देखो वेवलेंथ के साथ उल्टा है, वेवलेंथ जितना ही ज़्यादा होता है फोटोन का एनर्जी उतना ही कम होता है। तो बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इतना वेवलेंथ का लाइट दो जिसका एनर्जी अगर वर्क फंक्शन के इक्वल हो, तब इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल सकता है। यानी बस इतना वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट कराना है जिससे इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकल सके। तो उस मैक्सिमम वेवलेंथ को, मतलब अगर उससे ज़्यादा वेवलेंथ दे दिया ना तो फिर फोटोन बाहर निकलने वाला नहीं है। देखो फ्रीक्वेंसी में मिनिमम वर्ड यूज किया है क्योंकि फ्रीक्वेंसी एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी जितना ही कम एनर्जी उतना ही कम। लेकिन वेवलेंथ के साथ बात उल्टा है, वेवलेंथ जितना ज़्यादा एनर्जी उतना ही कम। तो बोलेंगे क्या, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट due to which an electron may come out from the metal surface ठीक ना, ब्रैकेट में वही लिख दे रहे हैं विथ नेग्लिजिबल स्पीड is called threshold wavelength। ठीक ना, यानी फाई इजकल टू SC बाई लैम्डा 0। तो चलिए यहाँ तक तो समझ गए। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब इससे ज़्यादा वेवलेंथ के लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलने वाला नहीं है। तो चलिए ये तो हम लोग समझ गए कि जब भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया रहे चाहे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया रहे तो समझ लो मेटल का वर्क फंक्शन दिया हुआ। अब देखिए इसी में आगे हम लोगों को सीखना है फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। और फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के हेल्प से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह को बनाते हैं, कुछ ग्राफिकल कंसेप्ट को सीखते हैं, और साथ में एक टर्म होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो बार बार ज़रूरत में आता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा करते हैं कि इस लेक्चर को इतना ही छोटा बनाते हैं और अगला में फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट को ला देते हैं। उसी में जो है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट को बतला देंगे और एक है मैटर वेव को सीखना। यानी कि अगला जो लेक्चर लेते हैं उसमें इसको कंप्लीट कर दे रहे हैं, जिसमें आपको
पूरी तरह से ये फिनिश हो जाएगा थियरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तब फिर न्यूमेरिकल पे आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।